हेलो गाइस, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आगे हम डिस्कस करने करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यू टॉपिक की। और न्यू टॉपिक जो आज हमारा होगा वो होगा एक डेरिवेशन प्यारा सा, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है क्या, किसका टेम्परेचर, रेजिस्टेंस का। तो स्टार्ट करें उसको, उससे पहले एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता है उसके बारे में थोड़ा सा और जान लो। क्या जानने की जरूरत है? इफेक्ट ऑफ, हेडिंग डाल सकते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। जिस तरह से आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर से, उसी तरह से आपका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। इसीलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें इंडिविजुअली अलग अलग बात करने वाले हैं, क्या अलग अलग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करने वाले हैं एक फार्मूला। देखो, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, R इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई NE² टाउ A। R इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई NE² टाउ A। R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। मतलब रो इज इक्वल टू देखो, R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रो L डिवाइड बाई A। L डिवाइड बाई A कैंसिल हो जाएगा, मींस R रो इज इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं M डिवाइड बाई NE² टाउ। तो क्या आप यहां से लिख सकते हैं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। मींस रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज होता है तो हमारी रेजिस्टिविटी, हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ये कहने की बात है। कैसे? अब सोचो, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने में अगर टाइम कम ले रहा है, इसका मतलब स्पीड ज्यादा हो गई। स्पीड ज्यादा हो जाने से इलेक्ट्रॉनों की स्पीड, मूवमेंट की जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। तो उस केस में रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी के होता है। तो अगर ये टाइम कम हो गया, स्पीड ज्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड ज्यादा हो जाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है, टाइम कम हो जाएगा। तो कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है, कोलिजन का टाइम कम हो गया। अगर सोचो, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से बहुत जल्दी कोलाइड करे, तो कम टाइम में कोलाइड किया, तो कम कैसे कोलाइड करेगा, जब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो स्पीड के ज्यादा हो जाने से, एक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, दिमाग में रखो, अगर स्पीड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी तो इसका मतलब टाइम कम लग रहा है। टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब टाइम कम लग रहा है। यहां से फार्मूले से अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी जो क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब टाइम, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। सिंपल सी बात है। तो इस कॉन्सेप्ट के अलावा इसको कैटेगराइज करके अगर हम बात करें, कैटेगराइज करके मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, देखो कॉन्सेप्चुअली इसको सीखते हैं, ग्राफिकली इसको समझते हैं, क्या समझना है क्या नहीं समझना है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर पर। कंडक्टर, वो बस वाला नहीं, मेटल वाला जिसमें करंट फ्लो होती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो कंडक्टर। तो कंडक्टर में अगर हम बात करें, इस कंडक्टर में देखो तो कंडक्टर अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर हम किसी कंडक्टर का या मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपकी रेजिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, वो भी इंक्रीज करेगी। तो यहां देख रहे हो कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है। किस केस में? कंडक्टर में। क्यों? कंडक्टर में जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से वहां पर होता क्या है, वहां पर यह होता है कि स्पीड या उसके इलेक्ट्रॉनों की बात करो तो इलेक्ट्रॉनों में देखो, अभी मैंने बताया रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रिलैक्सेशन टाइम। ये इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, कंडक्टर के केस में हमें ये जानना है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं, ये आप क्लास 9 10th में भी पढ़े हो कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि उसके इक्विवेलेंट है। तो अगर ये पहला केस, इसके बारे में सबको पता है। इसका अगर हम डायग्राम, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ये रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा कि भाई देखो रो और आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। इसका कहीं कहीं ग्राफ आपको ऐसा भी मिलेगा, आपको इसका ग्राफ ऐसा भी मिलेगा, इंक्रीज करता है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, उसके बाद लगभग ये स्ट्रेट लाइन में होता जाता है, ऐसा कुछ। इसका ग्राफ ऐसा भी अगर मिलेगा तो भी वो सही है, आर या रो और यहाँ पर टेम्परेचर का। दूसरी बात इसमें की गई है कि टेम्परेचर के लिए, इसमें दूसरी बात की गई है टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर के लिए कौन सी बात की गई है, इसको अगर देखें, सॉरी सेमीकंडक्टर पर इसका इफेक्ट क्या होगा। सेमीकंडक्टर पर इसका जो इफेक्ट होगा वो देखो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले तो उस सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर किस तरह से, थोड़ा सा कंडक्टर थोड़ा सा इंसुलेटर, इस तरह से बिहेव करता है। अगर उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ध्यान से समझो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर जो उसका इफेक्ट आता है वो है कि वो डिक्रीज करेगा, आर रो, और ये हो गया अपना टेम्परेचर का। तो इसका जो ग्राफ बनता है कि वो जो इंक्रीज करेगा उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक, कुछ इस तरह से बना हुआ। कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं, वो इस तरह से बनाते हैं, मतलब इसका ग्राफ इस तरह से भी बन सकता है, ऐसा आर या रो का और ये टेम्परेचर। अच्छा, अब ये बात आती है कि भैया टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का डिक्रीज कैसे करता है। अब सोचो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों करता है, ये डिपेंड करता है आयंस पर। अभी हमने फार्मूला पढ़ा R = ml डिवाइड बाई NE² टाउ, पढ़ा ना। अब सोचो अगर बहुत तेजी से स्पीड इंक्रीज कर गई, स्पीड अगर इंक्रीज कर गई तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया, ध्यान से समझो, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। अगर अब ये सोचना है कि बहुत तेजी से स्पीड, बहुत तेजी से कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है, बहुत तेजी से। अब सोचो उसका मतलब ये होगा कि इस केस में जब जो सेमीकंडक्टर है उस केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और कुछ ज्यादातर उसमें अमाउंट ऐसा होता है जो मतलब इंसुलेटर भी होता है और कंडक्टर भी होता है, दोनों की तरह बिहेव होता है। तो कंडक्टर एक ले लो और एक सेमीकंडक्टर ले लो, जिसमें और सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब सेम एरिया सेम लेंथ का ले लो। जैसे मान लो ये कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, इसका मतलब हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट करेंगे, कोलिजन बहुत तेज़ी से होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। बात समझ में आ रही है, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम होते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि आप रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी या उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो इस तरह से टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है और इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इस केस में भी देख सकते हो, इस पॉइंट पर टेम्परेचर ये है, टेम्परेचर अगर यहाँ पे पहुंच जाए तो इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर ये है, इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है। तो इस तरह से ग्राफ इसका प्लॉट किया गया है। अच्छा, इस क्यों किया गया है, इस पर हम बात कर रहे थे, क्यों किया गया है, क्योंकि सिंपल सी बात है। अगर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की बात देखो, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल T 1/n आएगा, Ne²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई दोगे तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इंक्रीज कर जाते हैं। मतलब किसी सेमीकंडक्टर को जब हम करंट की सप्लाई देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई देते हैं, तो उसमें आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का आयोनाइजेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का आयोनाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। इसी फार्मूले से मैं बता रहा हूं इसको। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो रीजन समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और है, इसमें ये एक इफेक्ट इसका और बताया जाता है ग्राफिकली, कंपटीशन पॉइंट वो एब्यूसिव, कई बार वो पूछा भी गया है कि जैसे मान लो कि एलॉय है, कुछ एलॉय है,
जानते हो एलॉय जो हम बनाते हैं, सॉरी आप भी बनाते हो, सॉरी साइंटिस्ट बनाते हैं, है ना। जैसे 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 एलॉय के बारे में अगर हम बात करें किसी एलॉय की, एलॉय जैसे आपका कॉन्स्टेंटन मैग्नीन और नाइक्रोम, तो ये जो वायर होते हैं, नाइक्रोम का जो वायर होता है वो क्या होता है, उस पर हीट का जो इफेक्ट पड़ता है वैसे स्लाइटली बहुत ही कम पड़ता है। लेबोरेटरी में जब आप प्रैक्टिकल करोगे मीटर ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज का, ओम्स लॉ का, तो इस सब में जो वायर आपको मिलते हैं, जो वायर इंस्ट्रूमेंट में लगे होते हैं, वो या तो नाइक्रोम का होगा या कॉन्स्टेंटन का होगा या मैग्नीन का होगा। रीजन क्या होता है, क्योंकि उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। तो देखो तीसरा है कि जैसे एलॉय के बारे में हम बात करें, एलॉय में लाइक नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलॉय हैं। तो ये देखो नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, इस सब एलॉय जो होते हैं, इस सब के जो वायर होते हैं, ये लेबोरेटरी में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। इसके ऊपर हीट का जो इफेक्ट होता है वो बहुत स्लाइटली बहुत कम होता है। तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ किया गया और उस ग्राफ को कुछ इस तरह बताया गया कि जैसे मान लो कि ये आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ग्राफ रहा, इधर टेम्परेचर रहा। तो इसमें बताया गया कि इस पर जो इफेक्ट है, इस पर बहुत ही स्लाइटली बहुत ही कम इफेक्ट है। मान लो किसी वायर का कुछ रूम टेम्परेचर था, मान लो यहां तक वो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के बाद उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लाइटली बहुत ही कम चेंज आता है, कुछ इस तरह से बहुत ही कम चेंज आता है। तो इसलिए हम लेबोरेटरी में इस तरह के वायर को यूज करते हैं जिस पर, और ये रूम टेम्परेचर के बाद इसमें चेंज आना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हीट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी, ये 3 पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस का, तो देखिए यहां टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, किस तरह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करता है और इसका डेरिवेशन क्या है। तो इसके डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो देखो, जैसे मान लो कि किसी वायर का, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, एक वायर है हमारे पास, एक वायर का जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो एक वायर है, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस है RI, इनिशियल RI, और इसका उस समय टेम्परेचर है TI, इनिशियल टेम्परेचर हो गया। अगर इसके टेम्परेचर को हम थोड़ा इंक्रीज करें, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो आपको पता है रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो भाई किस तरह से, देखो किस तरह से इसमें रिलेशन बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, उसको अगर ध्यान से देखें कि सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर RI इनिशियल रेजिस्टेंस, RI इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, RI इज इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर TI, क्या लिख रहे हैं, TI इनिशियल टेम्परेचर लिख रहे हैं। इफ इट चेंज, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया देन क्या, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया देन इट्स change in resistance is dr। मान लो चेंज इन, इसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आया वो dr आया, एंड becomes, या छोड़ो, ये चेंज इन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड किया, चेंज इन, यहां से अगर हम लिखें चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे किया, चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड किया। ये बोल सकते हैं डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा T। अगर हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो क्या चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल रेजिस्टेंस को भी चेंज कर देगा, ध्यान से समझना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस जो है आपका क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है,
टेम्परेचर को चेंज किया तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ, और देखो इनिशियल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस से आपका इनिशियल रेजिस्टेंस तो चेंज हुआ ही, और टेम्परेचर के चेंज होने से भी रेजिस्टेंस चेंज हुआ। इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस इन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें, डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई, कहीं कहीं ये आपको आर नॉट के नाम से मिलेगा, बुक में देखोगे आर ओ लिखा हुआ है, आर नॉट लिखा हुआ है, तो उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आर आई लिख रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर लिख रहे हैं, वहां आर नॉट को भी इनिशियल टेम्परेचर बोला जाता है, तो इससे गुस्सा नहीं होना, बुरा मत मानना, ठीक है ना। तो डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई इंटू डी टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है ये हटाई जाएगी। प्रोपोर्शनल लिमिट आपको पता है जब हटाई जाएगी तो ये भाई प्रोपोर्शनल कुछ कांस्टेंट आएगा, तो डी आर इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंबल हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, अल्फा है, मेरा थोड़ा अच्छा बनता नहीं है लेकिन ध्यान से देखो, आर आई इंटू डेल्टा डी टी। तो यहां से अगर हम बात करें तो चेंज इन रेजिस्टेंस डी आर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है, यही जो अल्फा आया, इस अल्फा को यहां हम बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा आ चुका है, लेकिन अभी यहां पर कुछ इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और हमें करना पड़ेगा। अब सोचो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है। हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस था आर आई, और फाइनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो कि फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ है, ठीक है। तो हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर था वो टी आई, तो फाइनल टेम्परेचर को क्या लिख सकते हैं, टी एफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, इसकी लिमिट क्या बनेगी, देखो रेजिस्टेंस की इनिशियल लिमिट, इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया आर आई, और फाइनल को हम कंसीडर कर लेते हैं आर एफ, इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट, चलिए बहुत बढ़िया, अल्फा कांस्टेंट, इनिशियल रेजिस्टेंस यहां कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी टी मतलब इनिशियल टेम्परेचर अपना हो गया टी आई एंड फाइनल टेम्परेचर हो गया टी एफ हो गया इंटू डी टी। अब यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट की वैल्यू रखेंगे, हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो आर एफ डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा। आर आई आर एफ इज इक्वल टू अल्फा आर आई इंटू इंटीग्रेशन, देखो डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और टी आई एंड टी एफ। अब यहां पे वैल्यू रखो, आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल टू अल्फा आर आई टी एफ माइनस टी आई। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो टी एफ माइनस टी आई ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, आर एफ क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस है, आर आई क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है। तो यहां से आर एफ माइनस या इज इक्वल टू आर आई प्लस अल्फा इंटू आर आई, ये चेंज इन टेम्परेचर इसको मैं लिख रहा हूं, मतलब डेल्टा टी लिख रहा हूं। फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहां से आर एफ इज इक्वल टू, आप देख सकते हो आर आई कॉमन हो जा रहा है 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यह एक फार्मूला हो गया, रेजिस्टेंस के फॉर्म में ये फार्मूला हो गया, रेजिस्टेंस के फॉर्म में फार्मूला हुआ आर एफ इज इक्वल टू आर आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर एफ क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर आर ए का इनिशियल रेजिस्टेंस जब इनिशियल टेम्परेचर था, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर इस रेजिस्टेंस, इस इक्वेशन को हम रेजिस्टिविटी के फॉर्म में दिखाना चाहें तो देखिए कैसे दिखाएंगे। इसी को अगर हम रेजिस्टिविटी के फॉर्म में दिखाना चाहें तो दिखाने का तरीका क्या होगा, ये बात समझने की कोशिश करें। देखिए बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं मैं। हाँ जी, जाने वाली लौट कर तो, अच्छा यहां देखो आर एफ इज इक्वल टू आर आई 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर इज इक्वल टू, आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, ध्यान दो, रो के रिलेशन, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिख सकते हैं। आर की जगह आप लिख सकते हो रो एल डिवाइड बाई ए, आर एफ अगर है तो रो एफ एल डिवाइड बाई ए लिखा जाएगा। तो देखो आर एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, रो एफ फाइनल रेजिस्टिविटी,
एल डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू, एल और ए दोनों सेम रहेंगे, दोनों के लिए ध्यान दो। आर आई की जगह क्या लिखोगे, रो आई एल डिवाइड बाई ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो भाई एल ए कैंसिल हो जाएगा, तो रो एफ इज इक्वल टू रो आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रो की फॉर्म में फार्मूला हो गया। रो के फॉर्म में न्यूमेरिकल कोई आता है तो सीधे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, आर के फॉर्म में आता है। अल्फा अगर निकालना हुआ इस फार्मूले से, देखो अगर आपको अल्फा निकालना हुआ इस इक्वेशन से, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे, अल्फा के लिए देखो यहां से कर सकते हैं ना हम, आर एफ इज इक्वल टू आर आई प्लस आर आई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर एफ को आर आई, देखो अगर इसको हम लिखें आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल टू आर आई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो अल्फा इज इक्वल टू भाई क्या आएगा, ये वैल्यू आकर के आर आई और डेल्टा टी इसमें डिवाइड हो जाएगी, तो आर एफ माइनस आर आई डिवाइड बाई अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं, बुरा मानना नहीं, डेल्टा टी हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला मिल गया। तो इस तरह से अल्फा सीधे सीधे फाइंड कर सकते हो, इसमें रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हो, फाइनल इनिशियल अगर दिया है तो कुछ भी फाइंड करने की बात करें तो ये एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो है कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, फाइनल इनिशियल का रिलेशन देखते हैं, रेजिस्टिविटी के फाइनल इनिशियल का रिलेशन देखते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। तो आइए इस पर अब हम कुछ अच्छे प्यारे न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड की। क्वेश्चन ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए थिन सिल्वर वायर इज, सिल्वर वैसे मिल नहीं रही, सिल्वर का वायर बना रखा है। चलो बहुत पुराने समय की बात है, जो सोना चांदी ऐसे ही कोने में पड़े रहते थे लोगों के घरों पे, उस समय शायद ये क्वेश्चन बना रहा होगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए थिन सिल्वर वायर इज 1 ओम। सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1 ओम। चलो ये आर आई इनिशियल 1 ओम, ठीक है, जो दिया है उसको लिख ले। देखो फार्मूला क्या अप्लाई करना बहुत आसानी से आ जाएगा। एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ही कह रहे हैं भाई साहब इनिशियल में हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, टी। द वायर इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड बाथ एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस टू 1.2 ओम। मतलब इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस राइज हो गया, मतलब फाइनली इसके पास एक नया रेजिस्टेंस आ गया 1.2 ओम का, जब इसको लिक्विड बाथ में रखा गया। इसका मतलब लिक्विड बाथ हॉट वाटर था या हॉट लिक्विड था, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, तो बाथ का टेम्परेचर मतलब टी फाइनल आपको फाइंड करना है। और एक चीज अल्फा की वैल्यू आपको इसमें गिवन है इस क्वेश्चन में, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज गिवन है हियर, अल्फा इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर, वैल्यू गिवन है 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। इसकी यूनिट भी जान लो, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, वही फार्मूला अपना प्यारा सा आर एफ इज इक्वल टू आर आई 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। बहुत प्यारा सा है ना। तो आर एफ की वैल्यू कितनी है भाई, आर एफ है 1.2, चलो वैल्यू पुट करते हैं 1.2 इज इक्वल टू आर आई कितना है, इनिशियल रेजिस्टेंस 1 है, चलिए बहुत अच्छा, 1 प्लस अल्फा कितना है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा अब चलिए दूसरी बात, डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना है 20 है, देख लो टी इनिशियल कितना 20 डिग्री सेल्सियस है, चलिए बहुत अच्छे। अब यहां से 1.2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू इसमें करेंगे तो भी यही वैल्यू रहेगी, 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है ना। और ये क्या है अपना TF -20। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, अगर इधर लेके आओ तो 1.2 - 1 इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 TF -20। चलिए 1.2 - 1 मीन्स 0.2 इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 TF -20, ठीक।
अब यहां से इसको अगर लाके डिवाइड करो तो TF माइनस 20 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको अगर हम सॉल्व करें TF माइनस 20 को, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है कुछ ऐसी, देखो ऐसे अगर देख लो, इसको मैं लिखने जा रहा, यदि ये जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, ऊपर हो जाएगा कितना 10 टू द पावर प्लस 3, 10 टू द पावर प्लस 3 मतलब 1000 इंटू 0.2 मीन्स ये 200 डिवाइड बाई 3.8 आएगा। अब सोच लो भाई 3.8 और ये T फाइनल माइनस T20, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ है, मैथ मिटा देते हैं। जाने वाले लौट के तू आया क्यों नहीं, जाने वाले लौट के तू आया क्यों नहीं। चलो जाने दो जाने वाले को। अब यहाँ पे बात करते हैं TF माइनस 20 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 3.8। तो देखिए कितना होगा, आई थिंक जो भी होगा 200 डिवाइड बाई 3.8 अगर हम करें तो TF इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 3.8 प्लस 20 हो जाएगा, ये माइनस 20 जाके उधर ऐड हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आप देखिएगा ये आ रहा है फाइनल टेम्परेचर 72.6 डिग्री सेल्सियस, 72.6 डिग्री सेल्सियस। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमने एक और क्वेश्चन लिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर इन प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट मेल्टिंग आइस। थर्मोमीटर है, देखो फिर से समझो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर इन ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आइस मींस टेम्परेचर कितना, मेल्टिंग आइस मींस टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां का टेम्परेचर हम TO लेते हैं, TO। आइस का टेम्परेचर कितना भाई, आइस का टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए बहुत बढ़िया। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बहुत अच्छा। एंड एट हॉट बॉथ, इसका तो दिया नहीं, हॉट बॉथ का पता नहीं, तो टी हॉट मीन्स इसको हम T मानते हैं, चलो कैपिटल T मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बाकी चीजें और भी हमें कुछ गिवन है, सबका भैया हमें सभी टेम्परेचर का मतलब मेल्टिंग आइस पर जो है रेजिस्टेंस 6 ओम का है, बॉइलिंग वाटर का 6.5 है और हॉट बाथ का जो टेम्परेचर है रेजिस्टेंस है वो 6.2 है, तीनों का। कह रहा कि देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का हमें टेम्परेचर बताना है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, इस प्लेटिनम वायर है, जब एक ही वायर है तो दो केस हमारे पास बनेंगे। एक अल्फा का जो फार्मूला है उसका यूज देखिए कैसे करना है, कितनी चालाकी से, तो उसके बिहाफ पर कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, R फाइनल माइनस R इनिशियल डिवाइड बाई R इनिशियल इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यही पढ़ा है ना। तो सोचो अगर हम सबसे पहले आइस और ये बॉइलिंग वाटर के बीच में अल्फा फाइंड करें, एक केस तो ये बनेगा, और फिर आइस और हॉट वाटर के बीच में, मतलब देखो जीरो रेफरेंस मान करके ही हम एक कैलकुलेशन करते हैं। तो एक बार आइस और बॉइलिंग के बीच में, एक बार आइस और हॉट वाटर के बीच में, ये वैल्यू मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है, बुरा नहीं मानना। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में, फिर इसके और इसके बीच में। आइए अल्फा इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो हम अल्फा इज इक्वल टू किसके बीच में, फॉर आइस एंड बॉइलिंग वाटर लिख दे रहा हूं ताकि आप बुरा ना माने। अच्छा, आइस और बॉइलिंग वाटर में अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू देखो पहले जो ज्यादा रेजिस्टेंस होता है किसका, रेजिस्टेंस ऑफ बॉइलिंग वाटर, रेजिस्टेंस ऑफ बॉइलिंग वाटर लिख दे रहा हूं, RB लिख दे रहा हूं, उससे समझना, ठीक है। RB माइनस RI डिवाइड बाई, ये आइस है, इनिशियल मतलब नहीं समझना, यहाँ आइस समझना, RB माइनस RI डिवाइड बाई RI इनटू डेल्टा T। डेल्टा T यहाँ पे कितना आएगा, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग माइनस टेम्परेचर ऑफ आइस, यही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ एंड फॉर आइस एंड हॉट बाथ,
आइस एंड हॉट बॉथ के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा में तो कोई चेंज नहीं आएगा, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो जब ये मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा तब तक अल्फा चेंज नहीं होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू आर, अब यहां पर क्या आएगा, हॉट बॉथ, आर एच माइनस आर आई डिवाइड बाई आर आई इंटू टी एच हॉट बॉथ का टेम्परेचर माइनस टी आई। तो देखो भैया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, दोनों अल्फा के इक्वल है लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, वैल्यू रख के हम अब इसको सॉल्व करेंगे। आर बी माइनस आर आई डिवाइड बाई आर आई इंटू टी बी माइनस टी आई इज इक्वल टू आर एच माइनस आर आई डिवाइड बाई आर आई इंटू टी एच माइनस टी आई। देखो आर बी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वाटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, एक स्टेप छोड़ रहा हूं, 6.5 माइनस आर आई 6 डिवाइड बाई 6 इंटू टी बी बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 100 होता है। चलिए बहुत बढ़िया। टी आई मतलब आइस का टेम्परेचर यहाँ पे कितना हम कंसीडर करके चल रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। अच्छा, इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है ना, तो इज इक्वल टू, ये नहीं लिख रहे हैं, राइट साइड वाले, आर एच हॉट बाथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 6.2 माइनस आर आई कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 6 इंटू, अब यहां पर हॉट का टेम्परेचर हमने क्या कंसीडर किया था, T माइनस आइस का 0। तो देखिए अब 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऐसे ही 6.5 माइनस 6 ये तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 6.2 माइनस 6 तो ये 0.2 डिवाइड बाई टी हो जाएगा, है ना, सिंपल। अब यहां से अगर सॉल्व करो तो ये पॉइंट दोनों जगह हटा दें तो 5 डिवाइड बाई 100 या 5t, देखो 5t इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, अरे सॉरी 200 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हट चुका है, तो 5t, ये 5 हो गया, पॉइंट हटा के ये पॉइंट हटा देंगे 2 जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 200, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 40 डिग्री सेल्सियस। तो भाई हॉट बॉथ का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से हमने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बोले दो नजरा, देखिए भाई द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 0.00145 पर डिग्री सेल्सियस। किसी वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है, इसके बाद कह रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो अल्फा हमें गिवन है सबसे पहले क्वेश्चन में, अल्फा इज इक्वल टू 0.00145 पर डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, मींस T1 लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस जिसका रेजिस्टेंस R1 यहां दिया हुआ है 2 ओम। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल बी 3 ओम। तो किस टेम्परेचर पर, T2 इज इक्वल टू व्हाट, T2 is equal to what the resistance of the R2 is equal to 3 ohm, ये कह रहा है। चलिए एक प्यारा सा इक्वेशन बनाते हैं, उस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है कुछ दूसरा मान लेते हैं। मतलब इक्वेशन रेजिस्टेंस का कुछ ऐसे लिखेंगे, R1 is equal to R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं। ये R नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, हम ऐसे लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझना, 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस हमने R नॉट मान लिया, ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर R नॉट है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये T1 माइनस 0 हो जाएगा, ध्यान से समझना। इस इक्वेशन को एक स्टेप में छोड़ रहा हूं, बस ध्यान से समझना। देखो भाई द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 0 पॉइंट इतना दिया है, कह रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो 3 ओम कितने टेम्परेचर पे होगा। हमने मान लिया कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो रेजिस्टेंस था, जब यहां नहीं दिया है, हमने मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस रहा होगा R नॉट, ठीक है, इस बात समझ में आ रही होगी। तो R1 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T1 माइनस 0 हो जाएगा। अच्छा, यहां से R1 कितना दिया है, 2 इज इक्वल टू R नॉट दिया नहीं है, ऐसे लिख दो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.00145 इंटू T1 दिया हुआ है, T1 कितना 100 डिग्री सेल्सियस इंटू 100 माइनस 0 आएगा,
तो ये तो ऐसे ही, चलो ऐसे हमने लिख के छोड़ दिया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसके बाद ये कह रहा था कि एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस 3 ओम। तो अगर 3 ओम इज इक्वल टू लिखें यहां पर, या ऐसे लिख लो पहले समझने के लिए, नहीं तो आप बुरा मान सकते हो। R2 इज इक्वल टू आर नॉट, उसी में कंपेयर करेंगे 1 प्लस अल्फा अल्फा T2 माइनस 0 आएगा। अब यहां पे वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 0.00145 इंटू T2 का अभी हमें कुछ पता लता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो 3 डिवाइड बाई 2 और ये हो गया आपका आर नॉट 1 प्लस 0.00145 T2 डिवाइड बाई आर नॉट 1 प्लस 0.00145 इंटू 100, ठीक है ना। देखो हमने इक्वेशन लिखा सीधा सीधे अभी। अच्छा, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, 3/2 को आप 1.5 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 प्लस 0.00145 T2 डिवाइड बाई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सिंपल सा, 1 प्लस देखो 0.00 इंटू 100 आएगा, तो ये 2 जीरो को आगे ले जाएगा, पॉइंट यहां चला जाएगा, तो 0.145 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब ये 1.145 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1.5 इंटू 1.145 कैसे आया, 1 प्लस 0.145, तो 1.145 हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, इज इक्वल टू 1 प्लस 0.00145 T2। फाइनली देखो मैं आंसर बता रहा हूं, T2 इज इक्वल टू आपकी जो वैल्यू आ रही है, T2 इज इक्वल टू 667 डिग्री, सॉरी 667 पॉइंट, ये केल्विन में बता रहा हूं मैं, 300 डिग्री सेल्सियस में देखो आंसर आ रहा है 394.8 डिग्री सेल्सियस। आपको केल्विन में बताना है अगर, तो केल्विन में क्या कर लेंगे, इसमें केल्विन आपको बस करना क्या है, प्लस 273 करना है, केल्विन में आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जब तक आप पढ़ते रहे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।